तो साथियों नमस्कार। साथियों जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा, लेकिन आसमान में अचानक लड़ाकू विमानों की आवाजें गूंजती हैं। कुछ ही सेकंड में धमाके, आग की लपटें और फिर सन्नाटा। लेकिन इस बार सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। उसमें डर होता है, अनिश्चितता होती है और एक ऐसा सवाल है जो हर आम इंसान के दिमाग में घूम रहा होता है, हमारे साथ ही क्यों? ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? यही सवाल कभी अफगानिस्तान के लोगों ने भी अपने आप से पूछा था और आज वही बेचैनी धीरे धीरे ईरान की सड़कों पर धीरे धीरे महसूस होने लगी है। वहां के लोग इसे महसूस करने लगे हैं। कहानी को समझने के लिए हमें फिर से एक बार पीछे लौटना पड़ेगा, उस अफगानिस्तान में जो कभी सिर्फ युद्ध का पर्याय नहीं होता था। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में यह देश अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। साल 1919 में आजादी के बाद वहां पर एक उम्मीद जगी थी कि अब यहां पर सब कुछ बदल जाएगा। अमानुल्लाह खान जैसे शासकों ने पश्चिमी मॉडल से प्रेरित होकर वहां पर सुधार किए। लड़कियों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने की इजाजत मिल गई। यहां तक कि उन्होंने यूरोप की यात्रा के बाद ड्रेस कोड तक बदलने की कोशिश करी थी। लेकिन समाज एकदम से नहीं बदलता है, खासकर तब जब जड़ें परंपरा में गहरी बसी हों। ग्रामीण इलाकों में इन सुधारों को अपनी पहचान पर हमला माना गया। यही वह पहला संकेत था कि अफगानिस्तान के अंदर ही अंदर जो दुनिया मौजूद है वो दो तरीके की दुनिया मौजूद है, एक आधुनिक है और दूसरी परंपरागत दुनिया। ये दो तरीके की दुनिया वहां पर महसूस करी गई। समय बीतता गया लेकिन ये टकराव कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा गहराता गया। साल 1973 में जब दाऊद खान ने तख्ता पलट किया तो सत्ता का संतुलन वहां पर बिल्कुल बिगड़ गया। फिर साल 1978 की सौर क्रांति और मार्क्सवादी सरकार वहां पर आ गई, जिसने शिक्षा और भूमि के सुधार जैसे कदम उठाए। सुनने में तो ये प्रगतिशील लगता है, लेकिन जमीन पर इनका असर बहुत ज्यादा विस्फोटक था। उदाहरण के लिए, जब ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल में भेजने की बात हुई तो कई जगहों पर स्कूलों को जो है वहां पर आग के हवाले कर दिया गया, जला दिया गया, शिक्षकों की हत्याएं कर दी गई। ये सिर्फ सुधार नहीं था, ये एक विचारधारा की टक्कर थी। और तभी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें इस खेल में वहां पर कूद गई। सोवियत संघ ने सीधे सेना वहां पर अफगानिस्तान में उतार दी। लगभग 1 लाख सैनिक वहां पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने भेज दिए थे। सोवियत संघ को यह लगा था कि वे स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान को सिर्फ एक नक्शे पर देखा, उसकी जमीनी हकीकत नहीं समझी। पहाड़, कबीलाई संरचना और सबसे बढ़कर लड़ने की जिद। पंजशीर घाटी का इलाका सबसे बड़ा इसका उदाहरण बना, जहां अहमद शाह मसूद ने गुर्रिल्ला युद्ध से सोवियत संघ को वहां पर अपनी जगह पर ही रोक कर रखा। दूसरी तरफ अमेरिका था, जिसने सीधा सीधा युद्ध जो है अफगानिस्तान के साथ कभी नहीं लड़ा, बल्कि पर्दे के पीछे से उसने खेल खेला। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया। इतिहास के सबसे बड़े गुप्त ऑपरेशनों में से एक था जो वहां पर अमेरिका ने चलाया था। अरबों डॉलर, आधुनिक हथियार, स्टिंगर मिसाइलें और इन सब का इस्तेमाल किसके लिए? मुजाहिदीन को खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान के मदरसों में ट्रेनिंग कैंप बने, सऊदी अरब से फंडिंग आई और यहीं से एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसका असर दशकों तक दुनिया ने झेला भी। ओसामा बिन लादेन जैसे नाम इसी दौर में उभरे, जो बाद में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत भयंकर खतरा बन गए थे। साल 1989 में सोवियत संघ हारकर अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन असली तबाही उसके बाद शुरू हुई। कोई मजबूत सरकार नहीं आई, कोई स्थिरता नहीं आई, सिर्फ हथियार और गुटबाजी ही वहां पर देखने को मिला। 1990 के दशक में काबुल एक युद्ध भूमि बन गया था, जहां अलग अलग गुट एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी अराजकता से निकला तालिबान, एक ऐसा समूह जिसने व्यवस्था का वादा किया लेकिन बदले में आजादी लोगों की छीन ली। साल 1996 में उन्होंने काबुल पर जो है वो कब्जा कर लिया। उदाहरण के तौर पर बामियान में खड़ी विशाल बुद्ध प्रतिमाएं, जो सदियों से वहां के इतिहास की गवाह थी, उन्हें साल 2001 में तालिबान के द्वारा तोड़ दिया गया, विस्फोट करके उड़ा दिया गया। ये सिर्फ मूर्तियों का वहां पर विनाश नहीं था, ये एक सोच का प्रदर्शन था। फिर आया साल 2001, 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री करी और इस बार मकसद था
आतंकवाद को वहां पर पूरे तरीके से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। 20 साल तक अमेरिका वहां पर रहा, सड़कों पर, स्कूलों पर, संसद भवन आदि ये सब वहां पर अमेरिका ने इन सब नई चीजों का निर्माण करवाया। लेकिन एक बड़ी गलती अमेरिका से हो गई, वहां पर नींव को मजबूत नहीं किया अमेरिका ने। भ्रष्टाचार वहां पर बढ़ गया, स्थानीय सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। उदाहरण के लिए कई जगहों पर घोस्ट सोल्जर्स थे, ऐसे सैनिक थे जो कागजों में तो थे लेकिन असल में वहां पर मौजूद ही नहीं थे, उनका पैसा अधिकारी खा जाते थे। जैसे ही 2021 में अमेरिका वहां से बाहर निकला, पूरा सिस्टम ढह गया। तालिबान सिर्फ 11 दिनों में ही वापस सत्ता में लौट आया। ये दिखाता है कि बाहरी ताकतें सिस्टम बना सकती हैं लेकिन उसे टिकाऊ नहीं बना सकती। अब इसी लेंस से जब हम ईरान को देखते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। साल 1953 एक ऐसा साल जिसने ईरान की किस्मत को पूरे तरीके से मोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोहम्मद मसदेग ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया जो सीधे पश्चिमी हितों के खिलाफ था। इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और वहां की सरकार को गिरा दिया। शाह को सत्ता में मजबूत किया गया। ऊपर से सब कुछ जो है वो आधुनिक दिखता था, महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, शिक्षा का, विकास का, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे देश में असंतोष बढ़ रहा था। इस असंतोष का विस्फोट साल 1979 में हुआ। इस्लामिक क्रांति आ गई। अमानतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने साफ कर दिया कि अब ईरान किसी के इशारे पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन इसका मतलब था लगातार टकराव बढ़ना। साल 1980 में इराक के साथ युद्ध छिड़ गया। उदाहरण के तौर पर इस युद्ध में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जैसा कि आपको ने टीवी और न्यूज चैनलों पर सुना भी होगा। हजारों ईरानी सैनिक मारे गए, फिर भी देश नहीं टूटा, देश आगे बढ़ता रहा। साल 2000 के दशक में परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ा, प्रतिबंध लगे। साल 2015 में एक समझौता हुआ, लेकिन साल 2018 में अमेरिका ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद ईरान की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त इसका असर पड़ा। महंगाई आसमान छूने लगी, मुद्रा वहां की गिरने लगी। साल 2025-26 में हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिले भी होंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप मानो तो तेहरान और मशहद जैसे शहरों में लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रोडों पर जो है सड़कों पर उतर गए थे। वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, हजारों युवकों को गिरफ्तार भी किया गया था। और फिर अचानक 2026 में हवाई हमले होने शुरू हो गए। बड़े बड़े नेता ईरान के थे, उनको मार दिया गया। ऐसा लगा कि अब सिस्टम टूट जाएगा, लेकिन यहाँ कहानी पर जो है वो एकदम से पलट जाती है। ईरान अफगानिस्तान की तरह नहीं था। यहाँ IRGC जैसी ताकतें हैं जो सिर्फ सेना नहीं बल्कि एक वैचारिक ढांचा है। उदाहरण के तौर पर जब टॉप लीडरशिप जो है उस पर हमला हुआ था, तब भी संस्थाएं काम करती रही। यहां नेतृत्व तो सामने आ गया। ईरान ने जवाब भी दिया। लंबी दूरी की मिसाइलों का अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर इस्तेमाल भी किया गया। रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये दिखाता है कि ये देश जो है वो सिर्फ बचाव में नहीं बल्कि जवाबी रणनीति में भी पूरे तरीके से ईरान जो है वो सक्षम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी, जो दुनिया के तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा है, उसको नियंत्रित करता है ईरान। उस पर भी हमले की धमकी और लगातार चल भी रहा है। ये एक ऐसा कदम है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी वजह से हिल सकती है। अगर हम पैटर्न देखें तो इराक, लीबिया, सीरिया, हर जगह एक ही कहानी दिखती है। साल 2003 में इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर जो हमला हुआ था, उसके बाद वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। नतीजा ISS का वहां पर उदय हो गया। लीबिया में गद्दाफी को हटाया गया, आज वहां पर स्थिर सरकार तक नहीं है। सीरिया में 2011 से युद्ध चल रहा है, लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं। अब सवाल ये है, क्या ईरान भी इसी रास्ते पर झोंक दिया जाएगा? जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें अलग है। यहाँ पर मजबूत संस्थाएं हैं, संसाधन है और एक राष्ट्रीय पहचान ईरान की है, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। आर्थिक दबाव, बाहरी हमले और आंतरिक असंतोष, और यहीं पर यह पूरी कहानी का सस्पेंस बन जाती है। क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ चेतावनी देता है, किसी चीज की गारंटी नहीं देता है। अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर दबाव बढ़ता है, अगर अंदर से दरारें ईरान के अंदर पैदा होती हैं, तो वही कहानी एक बार फिर से दोहराई जा सकती है, जिसे हम पहले भी दूसरे देशों में देख चुके हैं। लेकिन अगर ईरान इस दबाव को झेल गया, अगर उसने अपने सिस्टम को संभाल लिया, तो ईरान उस पैटर्न को तोड़ सकता है जो अब तक बार बार दोहराया गया है। अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या दुनिया एक बार फिर
एक और देश को अंधेरे में जाते हुए गिरते हुए देखने वाली है, या फिर इस बार इतिहास की दिशा बदलेगी? क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली चालें अभी आपको दिन प्रतिदिन आगे देखने को मिलती रहेंगी। तो साथियों, आपका इस पर क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी राजनीतिक टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।